वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ घटना चक्र का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम करेंगे सामान्य विज्ञान लेक्चर नंबर 3। तो पूरे 33 साल का इसमें पीवाईक्यू है, चाहे आरओ का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का, यूपीपीसीएस का हो या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो। तो पूरा 33 साल का है, तो सोचिए कितना इम्पोर्टेंट होगा ये आपके लिए। अगर आप स्पेशली यूपीपीसीएस की तैयारी करें तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, जो कि आपको मैं दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है, सब पूरा कंप्लीट हो गया है और कुछ लेक्चर हैं जो अपलोड हो रहे हैं डेली। और साथ ही साथ विजन आईएएस के करंट अफेयर करवाए जाते हैं मंथली मैगजीन के, और टेस्ट भी। तो इन्जॉय करिए सबको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सामान्य विज्ञान घटना चक्र। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे प्रकाश के बारे में। ठीक है, यह है प्रकाश। प्रकाश विद्युत या ऊष्मा की तरह ऊर्जा का ही एक रूप है। यह ऊर्जा जो विकिरण ऊर्जा के रूप में गतिमान है। प्रकाश अपने आप में अदृश्य होता है, किंतु अन्य वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में संचारित होता है। प्रकाश तरंगे निर्वात से होकर गुजर सकती हैं, किंतु ध्वनि तरंगे ऐसा नहीं कर पाती हैं। प्रकाश की दैर्घ्य प्रकृति होती है। वास्तव में प्रकाश दैर्घ्य प्रकृति वाला है, तरंग प्रकृति और कण प्रकृति का। तो यहाँ पर देखेंगे हम फार्मूला कुछ है। निर्वात में 3 × 10⁸ प्रकाश की चाल होती है, और जल में 2.25 × 10⁸ होता है, और कांच में इसका 2 × 10⁸ होता है, और हीरा में 1.24 × 10⁸ होता है। तो इसको याद कर लीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तो बहुत कुछ है, फिजिक्स का है भाई। तो यहाँ पर इतना पढ़ना तो आपके लिए मुश्किल ही होगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन के थ्रू जो जो इम्पोर्टेंट है आप कर लीजिएगा, ताकि क्वेश्चन आप सॉल्व करने में थोड़ी हेल्प हो जाए। बाकी इतना पढ़ाने बैठूंगी तो वैसे भी आपको नहीं समझ में आएगा। चलिए, निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? तो वह होगी 200 से 280 nm। तरंग दैर्घ्य की न्यूनतम रेंज वाली विकिरण में प्रति क्वांटम ऊर्जा जो होती सर्वाधिक होगी, अतः बी है। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो सौर विकिरण दिखता है जो है 400 से 700 नैनोमीटर पर। ये तो बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य प्रसार होता है, वह होता है 390 से 780 नैनोमीटर के बीच। ये बीपीएससी 2005 में पूछा गया है। दृश्य स्पेक्ट्रम तरंग दैर्घ्य की सीमा कितनी है? तो 3900 एंगस्ट्रॉन से -7600 एंगस्ट्रॉन तक बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वो कितना होती है? 5500 एंगस्ट्रॉन। निम्न रंगों के बीच आँख की सुग्राहकता किनके लिए सबसे अधिक होती है? तो वह होती है पीला एवं हरा के लिए। तो मानव आँख में स्थित फोटो रिसेप्टर कोशिकाएं 530 से 555 नैनोमीटर पर तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती हैं। पीले एवं हरे रंग के लिए आँख की सुग्राहकता सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मनुष्य की आँख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है, गलत है। अभी आपको बताया गया सुग्राही होती है पीले हरे रंग के लिए, ना कि लाल के लिए। तो ROE 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश से विकिरणों की प्रकृति होती है। तो प्रकाश विकिरणों की प्रकृति क्या होती है? और तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। प्रकाश सीधी रेखा में प्रतीत होता है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है तब, और प्रकाश तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है तब उसका विवर्तन भी बहुत छोटा होता है, जो हमारी आँखें नहीं देख सकती। इसलिए प्रकाश हमें सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो प्रकाश का वेग अधिक होता है, ये सत्य नहीं है, क्योंकि प्रकाश का गति निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड है, जबकि ध्वनि की गति में 332 मीटर सेकेंड होती है। प्रकाश की गति पानी में 2.25 × 10⁸ से कम होती है, से मीटर सेकेंड होती है, और प्रकाश का वेग कांच में इतना होता है। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमान कितना है? तो वो होता है 3 × 10⁸। प्रकाश की गति है तो ये कितनी है? 3 × 10⁸। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है, प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा है। किसी माध्यम में प्रकाश का वेग उस माध्यम के प्रकाशित घनत्व पर निर्भर करता है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में, और प्रकाश की गति अधिकतम किस में होती है? निर्वात में होती है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो वह सबसे कम होती है कांच से। तो सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना है? तो वह है
8 8 मिनट 5 सेकेंड। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग समय लगता है 8 मिनट का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा है खुद देख सकते हो आप। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है, तो प्रकाश का होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलती है, तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने में जो चर प्रभावित होता है वो क्या होता है, तरंग दैर्घ्य और वेग प्रभावित होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाता है तो निम्न में से कौन सा एक परिवर्तित रहता है, तो आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या होता है, तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अविलंब से दूर हट जाती है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है, तो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण मतलब परावर्तन का है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है कहाँ, हीरे से कांच में। देखते हैं एकदम प्रकाशित होता है। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, क्यों, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ये पीपीसी ने 2015 और 17 में पूछा है। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, देख लीजिए, ये फिर से पूछा है, तो वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण। उचित रीति से कटे हीरों की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है, तो वह है उसकी अति उच्च अपवर्तन सूचकांक। तो कथन कारण नीचे दिए गए, हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है, कारण हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। तो कौन सा इसमें सही है, तो ए सही है, परंतु आर गलत है, क्योंकि हीरे की झिलमिलाहट अधिक अपवर्तनांक के कारण होती है। परिणामस्वरूप इसका क्रांतिक कोण कम हो जाता है तथा इसके विभिन्न बिंदुओं से प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है पूर्ण अभ्यंतर परावर्तन। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर से संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है, वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है, तो वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होते हैं, तो प्रकाश तरंग में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तंतु प्रकाशिकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है और सही है। और प्रकाश तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है, ये भी सही है। प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोधक से मुक्त है, ये भी सही है। तो एक कितने बार यूपीपीसीएस 2001 2003 में पूछा गया है। तो भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग बहुत संलग्न है, तो ये गलत है। तो भारत में प्रकाशित तंतु के निर्माण के प्रारंभ में न कि रिलायंस उद्योग समूह द्वारा होता है, स्टारलाइट कंपनी द्वारा होता है। तो मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वह कार्य करता है प्रकाश के अपवर्तन पर। डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो कि किस सिद्धांत पर होता है, वो प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन होता है। आईएएस में पूछा हुआ यह क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में 9, 10, 8 तीनों साल पूछा है। मृग मरीचिका का क्या कारण है, तो इसका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। मिराज एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम है जिसमें प्रेक्षक अस्तित्वहीन जलाशय एवं दूरस्थ वस्तु के उल्टे या बड़े आकार के प्रतिबिंब तथा अन्य अनेक प्रकार के विरूपण देखता है। मरीचिका का बनना उदाहरण है, तो सेम क्वेश्चन रिपीटेड अगेन, वह है कुलांतरिक परिवर्तन कारण। ठीक है। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। स्थलीय तापन सही है और प्रकाश अपवर्तन ये भी सही है। प्रकाश परावर्तन, प्रकाश विवर्तन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य रोशनी परावर्तित करता है, तो वह ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक का नाम है होलोग्राफी। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं, तो वो प्रयोग करते हैं हम होलोग्राफी का। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेज पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है रोस्टर स्कैन। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है, वह है सभी पारदर्शी माध्यम। ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, वह है लेजर बीम।
जब एक सीडी ऑडियो और एवं वीडियो प्रणाली में प्रयुक्त होने वाली कम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। इसकी व्याख्या की जाती है परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है। जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति के 0.95 गुना होती है। रेडियो तरंगें द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती हैं। तो अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के अपरावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रवाह का प्रयोग करती है। तो इसमें तीसरा चौथा सही है। इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। कथन है, एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकेंड प्रक्षेपित किए जाते हैं। कारण है, आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के लिए 0.1 सेकेंड तक बना रहता है। तो कौन सा सही है? तो इसमें ए सही है परंतु आर गलत है। तो अगला है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। तो ये यूपीपीसी 1994 में और 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। दूरदर्शन प्रसारण से में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी क्या है? वह है आवृत्ति मंडूलन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं? तो वह है अक्षपट रेटिना पर। दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह क्या होता है? वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किसी प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है तो बनाया जाता है उल्टा तथा वास्तविक। क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है? तो इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है, इसलिए। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में परिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों से किसी के कारण होता है? तो वह होता है अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण। किसी तारे का रंग दर्शाता है उसका ताप के द्वारा। और वायुमंडल प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो वह है धूलकण। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में किस वजह से होता है? तो धूलकण की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके किसके लिए? तरंगदैर्घ्य से। अगला क्वेश्चन है, सही कथन चुनिए। तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा है। इनमें से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य है? तो वह है लाल का। सबसे कम वेवलेंथ वाला प्रकाश होता है वह होता है बैगनी। दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग है तो वह है बैगनी। निम्नलिखित में से किसी में उच्चतम ऊर्जा होती है? तो वह होती है नीला प्रकाश में। सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा से प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो वह है लाल रंग। अगला क्वेश्चन है, कथन कारण। प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। तो ये गलत है। लाल प्रकाश तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। तो दूसरा सही है, कारण सही है, कथन गलत है। लाल प्रकाश तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है, अतः आर सही है। प्रकाश के अलग अलग रंगों की ऊर्जा उसके तरंगदैर्घ्य व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमें वास्तविक सूर्योदय के कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने के कारण क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। क्षितिज के समीप सूर्य का चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? तो अपवर्तन है। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? वो प्रकाश के अपवर्तन से। ट्रैफिक सिग्नल से लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य की लंबाई सर्वाधिक होती है। कथन कारण है यहाँ पर, खतरे के सिग्नल का लाल रंग का बनाया जाता है। कारण है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो ये कथन कारण दोनों सही है, उसकी व्याख्या करता है। अगला है, खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्यों? तो दिखाई पड़ता है नीले प्रकाश के प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है। और आकाश का नीला रंग इस कारण होता है क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
आकाश के नीला रंग दिखने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन। इंद्रधनुष के 7 रंगों के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। तो इसमें पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि चूंकि तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमण पहले से ही होता है और बैंगनी और नीले रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है, अतः उनका प्रकीर्णन अधिक होगा, इसी कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। तो वर्षा के बाद बादल में जो छोटी छोटी बूंदें रह जाती हैं, प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं, जिनसे प्रकाश विक्षेपित होकर रंगों के रूप में पट्टी बनता है, इसे इंद्रधनुष कहते हैं। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का क्या कारण है, तो उसका प्रकाश का प्रकीर्णन है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, तो उसको काला दिखाई देता है। तो अगला क्वेश्चन है, अब जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह काला दिखाई देता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है क्योंकि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखती है। इस घटना का क्या कारण है? इस घटना का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण। मान लीजिए पृथ्वी से पश्चिमगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल इतनी है, चाल प्रकाश की वेग की इतनी है, तो रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को किस रंग में दिखाई देगा? तो दिखाई देगा पीला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो होगी आभासी तथा सीधा। कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? तो वह उत्तल दर्पण का होता है। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में किसका उपयोग होता है? तो होता है उत्तल दर्पण का। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग हो जाता है? तो वह होता है उत्तल का। तो 2011 और 2010 में दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार कैसा होता है? वह होता है अवतल। अगला है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं किस दर्पण का? तो वह लेते हैं अवतल दर्पण को। ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है, खोज बत्ती में, तो वह है नतोदर दर्पण। और दंत विशेषज्ञ का शीशा होता है वो होता है नतोदर शीशा, मतलब अवतल दर्पण। रोगी के दांत का प्रतिबिंब देखने के लिए दांत के डॉक्टर द्वारा इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है अवतल किसका ये किया जाता है? नवोतल दर्पण का। विशेषता नवोतल दर्पण अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण तो है इसमें ऑप्शन में, अवतल दर्पण लेंस है। ठीक है, एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। धूप से बचने के लिए छाती में रंग संयोजक निम्न में से सबसे उचित कौन सा है? तो वह है ऊपर उजला नीचे काला। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है वह होता है काल्पनिक और बड़ा। जब दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है? अनंत होती है। और प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो वो बनेंगे अनंत। 2015 में पूछा क्वेश्चन, जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित विकिरण का गुणन कितना होगा? 2 थीटा होगा। अगला क्वेश्चन है, यातायात संकेतों पर जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मड़िकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती हैं। कारण है प्रकाश पूर्णतः परावर्तित होता है जब आपतन का कोण एक निश्चित क्रांतिक मान से अधिक हो जाता है एवं अपेक्षित घन माध्यम से गुजरता हुआ प्रकाश एक अपेक्षाकृत माध्यम में परिवर्तित होता है। तो वह है कथन कारण दोनों सही है और उसका स्पष्टीकरण भी है। प्रकाश के 7 रंग होते हैं और रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो उसका तरीका एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? तो वह है नीला हरा पीला। जब धूप वर्षा को बूंदें गिरती हैं तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं होती हैं? तो वह होती हैं परिक्षेपण होता है, पवर्तन होता है, आंतरिक परावर्तन, तीनों होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म द्वारा। अधोलिखित में निम्न से कौन सा रंग इंद्रधनुष के
इंद्रधनुष के मध्य दिखाई देता है तो वह है हरा। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट्ट होते हैं पीला और हरा, नहीं बैगनी और लाल होता है। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो 12 बजे ये नहीं देख सकते हैं आप। और अगला क्वेश्चन है, एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबाया गया है तो यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। और कारण है, छड़ी से आने वाले प्रकाश जल अणुओं में प्रकीर्णित होकर छड़ी की छोटी एवं झुकी होने का आभास होता है। तो ए सही है, मतलब कथन सही है, कारण गलत है। तो अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति पानी भरी पलटी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक असल अपेक्षा के निकट लगेगा। और सही है, यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल के ऊपर एक सिक्के को देखता है तो वह सिक्का अपने वास्तविक असल से अपेक्षा से उठा हुआ दिखाई देता है, ऊंचाई पर लगेगा। तो ये दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है अवतल लेंस। ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा देख सकते हो आप। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है तो वह अपसारी लेंस जैसा। समान फोकस वाली कांच के दो लेंस जिनमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल है एक दूसरे से सटाकर रखे जाते हैं तो सिग्मा का व्यवहार कैसा होगा? यह होगा कांच की समतल चादर की भांति। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधा होनी चाहिए। और 1.5 मतलब 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने की आवश्यकता है तो इसकी आधी मतलब 0.75। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। अगला क्वेश्चन है, आवर्धक कांच में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो वह है उत्तल लेंस का। ठीक है। और दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? तो इसमें होता है उत्तल लेंस का। अगला क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इस दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। जी नहीं, उत्तल लेंस का किया जाता है। अगला, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस होते हैं? तो उत्तल होते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे? तो इसमें कॉनकेव मतलब अवतल। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस द्वारा। और अगला क्वेश्चन है, मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस द्वारा। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है अवतल लेंस द्वारा। और अगला क्वेश्चन, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र में अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीज दिखाई देती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है, कोन फोटो रिसेप्टर तीव्र प्रकाश की स्थिति में कार्य करने हेतु अधिक अनुकूलित होते हैं जबकि रॉड रिसेप्टर अंधेरे में कार्य करने के लिए अधिक अनुकूल नहीं होते। तो इसमें सी डी सब सही है। तो बी सी लेंस के व्यास और फोकस दूरी परिवर्तन, रेडॉप्सिन विरंजक व विरचन होना और आंखों का अंधेरे में प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना, ये तीनों हैं सही। अगला है, कांच में संकेंद्रण होता है लेंस के समतल लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। अगला क्वेश्चन, आँख की लेंस का फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होता है? तो वह होता है सिलियरी मांसपेशी द्वारा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक या गले की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी होती है वो 25 होती है। सामान्य आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो वह होती है 25 सेंटीमीटर। मानव की सामान्य अस्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है 25 सेंटीमीटर। अगला है, लेंस की शक्ति मापी जाती है डायोप्टर से। लेंस की क्षमता मापी जाती है किससे? डायोप्टर से। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी ऐनक के लेंस के पावर +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो 50 सेमी होगी। फार्मूला दिया है। धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर। कैमरे का द्वारक और कपाट गति का निम्नलिखित में से कौन सा संयोग अधिकतम उद्भासन होने देगा? तो वह है F22 1/60। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है? तो वह फिल्म से। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आँख में किस वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह कौन सा भाग है? दृष्टिपटल है।
अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आँख किस वस्तु पर प्रतिबिंबित बनाती है? वो बनाती है रेटिना पर। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। और किसी पारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, कौन से हैं वो? लाल, हरा, नीला। ये वे कौन से मूल वर्ड हैं जिससे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? तो वो लाल, हरा, पीला है। अगला है जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो वह सफ़ेद हो जाता है। ठीक है, सफ़ेद होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से में कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो काला। 3 रंग मूल रंग है, ये है नीला, हरा और लाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि मैजेंटा और पीले रंग के 2 वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा। यदि सायन और मैजेंटा रंग के 2 वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग नीला होगा। तो दोनों कथन सही हैं। सूर्य के प्रकाश से रंगों की संख्या होती है, वो होती है 7। और निम्न रंगों में विषम रंग को पहचानिए। हरा, लाल, भूरा, लाल, पीला, तो इसमें भूरा होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। गोधूली से सूर्य का माप, उषा काल में सूर्य का रंग, उषा काल में चंद्रमा का दिखना, आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश में ध्रुव तारे का दृष्टिभंग होना। तो दूसरा और तीसरा और पहला, दूसरा, उषा काल में सूर्य का रंग, धूल में सूर्य का माप, और इसमें जो है चौथा, आकाश में तारों का टिमटिमाना, एक जैसे हैं, दृष्टिभ्रम करते हैं। ठीक है, तो ये ख़त्म होता है यहीं पे। अगले हम लेसन में करेंगे उष्मा एवं उष्मागतिकी। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।